नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 9 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज पूरे दिन की रही है और तमाम भर्तियों को लेकर बात करेंगे। बेरोजगार युवाओं के मसले जो है वो सॉल्व राज्य सरकार कर पाई है या नहीं कर पाई है, उसको लेकर क्या प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। ओपीएस की बहाली को लेकर जो है वो आज बड़ा ऐलान किया गया है, उस पर भी खुलासा करेंगे। आखिर जो है ओपीएस का रास्ता क्या राज्य सरकार के लिए आसान है, और साथ ही साथ जिस तरह से राजनीति के एजेंडा बन चुका है, इस पर जो है क्या अब राजनेता कह रहे हैं, इन सभी खबरों से हम आपको अवगत करवाएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हिमाचल दस्तक के पेज को भी फॉलो करिए। शुरुआत जो है वो आज भी कोरोना के हेल्थ बुलेटिन से करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरह से कोविड को लेकर अब बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, और इसी के साथ जो है आज एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मामले कोविड के सामने आए हैं। और ऐसे में यहां पर आपको ये जरूरी है कि तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भी बचिए। और आज जो है वो 564 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। इसमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहां पर 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें 63 मामले सामने आए हैं। और हमीरपुर की बात करें 49 यहाँ पर नए मामले हैं। कांगड़ा में 115 सबसे ज्यादा मामले जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आज रिकॉर्ड हुए हैं। किन्नौर की बात करें, किन्नौर में 15 नए मामले हैं, कुल्लू में 32 है, लाहौल स्पीति में 15 है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में 100 है, और शिमला में भी आज कोरोना का जो आंकड़ा है वो 100 पार हो चुका है। और सिरमौर की बात करें, यहाँ पर 22 आज नए मामले हैं, सोलन में 22 है, ऊना में 19 नए मामले कोविड के रिकॉर्ड हुए हैं। टोटल जो है वो 564 आज हिमाचल में कोविड के मामले सामने आए हैं। और ठीक हुए मरीजों की बात करें तो 271 आज पेशेंट इसमें आज ठीक हुए हैं। सैंपलिंग की बात करें तो 3376 आज सैंपल कोविड के लिए गए थे। और टोटल आज एक्टिव केस जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2645 हो चुके हैं। इसमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 97 एक्टिव केस है, चंबा में 445 एक्टिव केस है, हमीरपुर की बात करें यहाँ पर 183 एक्टिव केस है, कांगड़ा में 601 एक्टिव केस है, किन्नौर में 51 एक्टिव केस है, कुल्लू में 164 एक्टिव केस है, लाहौल स्पीति की बात करें यहाँ पर 3 एक्टिव केस है, सिरमौर की बात करें 167 एक्टिव केस है, शिमला में 392 एक्टिव केस है, सोलन में 115 एक्टिव केस है, और ऊना में 76 एक्टिव केस है। तो ये आंकड़ा हमने आपको दिखाया सिर्फ इसी मकसद से ताकि आप जो है वो अलर्ट हो जाए। तमाम जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, कोविड को अब हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड को आप हल्के में बिल्कुल भी ना ले, तमाम प्रिकॉशंस बरते ताकि खुद को भी आप बचा सके और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रख सके। तो ये कोरोना का आंकड़ा हमने आपको बताया कि एक्टिव केस 2000 से पार हो चुके हैं, और जल्द जो है वो अगर ये आंकड़ा इसी तरह से बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आंकड़े फिर से पहले की तरह जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़े यहीं पर थम जाए और इससे ज्यादा जो है वो कोरोना के मामले ना बढ़े। और आज जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बैठक भी रखी गई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बैठक की समीक्षा की, और इस दौरान जो है वो ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो टीका है वो लोगों को लगाया जाएगा, और इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जिन भी लोगों को बूस्टर डोज या फिर अभी तक प्रिकॉशनरी जो डोज लगनी है वो नहीं लगी है, 15 सितंबर तक ये अभियान पूरा कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है लोगों के घर घर जाकर भी टीकाकरण का अभियान स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी। और यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने लगातार सरकार को प्रपोजल सौंप रही है। सरकार से ये डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सख्ती की ओर बढ़ना चाहिए, लोगों को मास्क कंपल्सरी कर देने चाहिए। बसेस में जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है उस भीड़ को भी कम करना चाहिए। इसको लेकर जो है वो स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार को प्रपोजल भले ही सौंप रही है, लेकिन अभी फिलहाल हिमाचल सरकार किसी भी तरह की बंदिशें या फिर सख्तियों की तरफ बढ़ना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि अभी लगातार स्वास्थ्य विभाग को ही ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो तमाम प्रोटोकॉल का पालन करवाए, लोगों से सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाए, और जहां पर कोविड के मामले ज्यादा है वहां पर क्लस्टर निर्धारित किए जाए ताकि उन क्लस्टर्स में किसी को आने जाने की अनुमति बिल्कुल ना हो, और इस तरह से जो है वो कोविड को कंट्रोल किया जा सके। तो आप अपना ध्यान फिलहाल
जरूर रखिए, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं हमें अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। तो बाकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो अन्य भर्तियों पर बात करेंगे, कोर्ट के मैटर्स पर बात करेंगे, और सबसे बड़ा ओपीएस का मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से गर्मा चुका है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो है वो बात करते हैं एसओएस के रिजल्ट को लेकर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में ली गई एसओएस परीक्षा का आज परिणाम घोषित कर दिया है, और इसमें जो है वो 4,641 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, और इनमें से 2,546 परीक्षार्थी यानी कि छात्र जो है वो पास हुए हैं, जबकि 1,407 छात्रों का परिणाम जो है वो रीअपियर रहा है। और जितने भी इन एसओएस के छात्रों का रिजल्ट है वो वेबसाइट पर डाल दिया गया है। जितने भी छात्र हैं वो वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और 60 परीक्षार्थियों का अंतिम अवसर समाप्त होने के कारण उनका परीक्षा परिणाम फेल यहां पर घोषित किया गया है, और परीक्षा परिणाम एसओएस का 54.86% हिमाचल प्रदेश में रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी खबरों को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से हामटा दर्रे से होकर लेह और लद्दाख जाने वाले ट्रैक्टरों को प्रति व्यक्ति 50 रुपए शुल्क देना होगा। वन एवं पर्यटन विभाग ने मनाली के जोबड़ी नाला में पहली चेक पोस्ट यहां पर स्थापित कर दी है, और चेक पोस्ट पर सभी को पंजीकरण करवाना होगा, और इससे ट्रैक्टरों का रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में लापता होने पर, ढूंढने या हादसा होने पर जो है वो तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। और इस पर जो है वो मनाली के जोबड़ी नाला में चेक पोस्ट के शुभारंभ पर डीएफओ एंजल चौहान और जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे, और ये नए नियम जो है वो आज यहाँ पर लागू किए गए हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कबड्डी एसोसिएशन का आपस में यहाँ पर जंग चली हुई है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कबड्डी एसोसिएशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच रतन लाल ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय ठाकुर का साथ दिया है। और कबड्डी एसोसिएशन के विवाद में अब अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन भी इसमें शामिल हो चुकी है, और इसके साथ ही जो है वो ये आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन का कि जब इतने बड़े आरोप अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं तो इस पर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो खेल मंत्री की बात हो या फिर मुख्यमंत्री की बात हो, अभी तक इस पूरे मामले की जांच करना तो दूर बल्कि इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी नहीं दी जा रही है, जिससे ये साफ झलक रहा है कि हिमाचल प्रदेश में खेलों को लेकर जो है वो कितना गंभीर राज्य सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन ने ये सवाल राज्य सरकार पर उठाए हैं, और अपने तमाम सभी दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिर जो है कबड्डी खेल पर ये विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ है, और इसके पीछे जो है क्या आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और जो आरोप है वो हैरानी ये बात यहाँ पर जो आरोप है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी और हिमाचल के युवा खिलाड़ी अजय ठाकुर ये आरोप एसोसिएशन पर लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कबड्डी एसोसिएशन है उसमें बच्चों की प्रतिभाओं को जो है वो सही ढंग से नहीं समझा जा रहा है, और यहाँ पर जो है पूरे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को एंट्री दी जा रही है जो खिलाड़ी इतना बेहतर भी नहीं खेल रहे हैं। दूसरे खिलाड़ियों को जो बेहतर खिलाड़ी है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और रतनलाल ने कहा कि अजय ठाकुर ने एसोसिएशन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से तथ्यहीन है। और साल 2021 में बाहोट कसौल में नेशनल प्रतियोगिता के लिए कबड्डी के लिए ट्रायल करवाए गए, लेकिन शिमला की एक लड़की को थोड़ी देर के लिए इसमें अंदर लिया गया और उसने कोई रेड भी नहीं किया। देखने वालों की उन्होंने कहा कि देखने वाले जो है वो उस समय ये सारी प्रक्रिया को जो है अन्य खिलाड़ी और कोच देख रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो है वो राष्ट्रीय टीम में उस लड़की को शामिल कर दिया गया। और इससे साफ होता है कि चयन जो है वो कबड्डी एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो गेम्स खेली जाती है राष्ट्रीय लेवल पर उसमें सिफारिश के अनुसार किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस एसोसिएशन को राज्य सरकार को भंग कर देना चाहिए। तो फिलहाल जो है ये मसला और ये जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं इसमें कितना तथ्य है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन और साथ ही साथ
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अजय ठाकुर ने इस पूरे मसले पर विवाद छेड़ा है और आरोप गंभीर लगाए हैं। ये बात जरूरी है कि इस पर जो है वो सरकार की ओर से, खासतौर पर खेल विभाग की ओर से इस पर कोई ना कोई जांच प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी, जब इतने बड़े लेवल पर हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा गरमा चुका है। आपके इस पर क्या सुझाव है, जरूर आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि आपके इन सुझाव को हम ले सके और हिमाचल प्रदेश में खेलों को जो है वो किस तरह से उसमें प्रतिभागियों को मौका दिया जा रहा है। क्या सही मायने में जो खिलाड़ी बेहतर खेलते हैं उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मौका मिल पा रहा है आगे जाने का, या नहीं मिल पा रहा है। तो जरूर जो है वो आप अपने सुझाव हमें दें, ताकि आगे आपकी आवाज को जो है वो हम सरकार तक पहुंचा सके। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर को लेकर। पंचायत सचिव पदों की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट प्रदेश में 2 केंद्रों में करवाया जाएगा। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेज दिए हैं। शिमला ITI में शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर और लाहौल के चयनित अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट जो है वो देना होगा। कांगड़ा की शाहपुर ITI में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू के अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट देंगे और एक दिन में अभ्यर्थियों के 4 बैच बनाकर टाइपिंग टेस्ट के लिए यहां पर बुलाया गया है तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से। प्रत्येक बैच में 30 अभ्यर्थी इसमें होंगे। अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के आधार पर 15 अंक जो है वो दिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 20 से 22 जुलाई तक पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट की तारीख जो है वो तय की है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने कहा है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए सभी अभ्यर्थियों को पत्र भेजे जा चुके हैं और हर रोज टेस्ट के लिए 4 बैच में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और टाइपिंग टेस्ट की गति के हिसाब से टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची जो है वो जारी की जाएगी। तो एक लंबा प्रोसेस ये, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था पंचायत सचिव के टाइपिंग टेस्ट का, लेकिन एक अंतराल के बाद जब ये हो रहे हैं तो उम्मीद है कि जल्द जो है वो पंचायत सचिवों की अपॉइंटमेंट्स का जो एक प्रोसेस है वो भी सरकार अब यहाँ पर शुरू कर पाएगी। और इस बीच जो है वो एक और अच्छी खबर यहाँ पर मिली है। जीप काडर के नए पदों को जो है वो भरा जाएगा। पंचायत सचिवों के 389 पदों को भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तकनीकी सहायकों के 124 पदों पर नियुक्ति के आदेश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं और काडर की उच्च स्ट्रेंथ अब 1205 होगी और बंगाणा विकासखंड को 12 नए पद जो है वो राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक ये अच्छी खबर जरूर बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पर सामने आई है। और इसी की तरह अब बड़ी अपडेट एक आपको दे देते हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले ही जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि चिंताजनक है और अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल के किन्नौर जिले में बादल फटने से जो है वो भारी तबाही इस दौरान मची हुई है। शालखार गांव में बादल फटने से 8 नालों में यहाँ पर बाढ़ का पानी आ गया है। देखते ही देखते जो है वो पानी का सैलाब लोगों के घरों में घुस गया। गाड़ियां जो है वो कई गाड़ियां यहाँ पर दब चुकी है, घरों की छतों से पानी टपक रहा है और लोग जो है वो जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि जल शक्ति विभाग की 4 कूले और 2 लोकल कूले जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जो है वो अभी भी जारी है और जानी नुकसान की हालांकि अभी तक यहाँ से कोई भी सूचना जो है वो नहीं मिली है। और दूसरी तरफ से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आने के पीछे और भी कई वजह जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें कहा गया है कि करछम बांध से 50 क्यूमेक्स पानी जो है वो छोड़ा गया है। केवल यहाँ पर जो है वो आज करीब 5:30 बजे ये पानी 50 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया और बीते दिन भी 100 क्यूमेक्स पानी जो है वो छोड़ा गया था। और एक तरफ से बरसात का मौसम है तो इस वजह से भी बाढ़ आने का खतरा जो है वो ज्यादा यहाँ पर बना हुआ है। और किन्नौर में हालांकि जिला प्रशासन जो है मुस्तैद है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और यही वजह कि अभी तक यहाँ से किसी भी तरह के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर को लेकर। ओपीएस की बहाली को लेकर जिस तरह से आज लगातार चर्चाएं चल रही है और ओपीएस को लेकर जो है वो एक तरफ से राज्य सरकार यानी कि जयराम सरकार राहत देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ से जो है वो कांग्रेस ने भी आज एक बड़ा ऐलान ओपीएस बहाली पर किया है। क्योंकि लगातार हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एक राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। धीरे धीरे जो है राज्य सरकार ने
हालांकि बहुत उम्मीद की, और इसका जो है माफ कीजिएगा, राज्य सरकार से कर्मचारियों ने बहुत उम्मीद की कि सरकार इस चुनावी साल में ओपीएस को बहाल करेगी, और जयराम सरकार ने भी कर्मचारियों को निराश न करते हुए आश्वासन दिया और तमाम जो कमेटी है वो बनाई गई, लेकिन उस कमेटी की बैठक आज दिन तक नहीं हुई। फाइनेंस को कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन फाइनेंस विभाग भी अभी तक इस पर कोई प्रपोजल सरकार को नहीं भेज पाई है, और इसी का फायदा उठाते हुए आज कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है ओपीएस पर। और ये प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष, मुकेश अग्निहोत्री, सुखू, रामलाल और इसके साथ ही कई ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हुए, और ओपीएस को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है और सत्ता में आने के ठीक एक दिन बाद जो है वो ओपीएस की बहाली की घोषणा कर दी जाएगी, और जल्द जो है वो इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का जो घोषणा पत्र होगा वो 35 वर्गों पर आधारित होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से चर्चा की जाएगी, सभी नेताओं से एकजुटता के लिए जो है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान किया गया, और कहा कि पहले सत्ता में आएंगे और उसके बाद जो है वो कांग्रेस में कौन सीएम का हकदार होगा, किसे सीएम बनाया जाएगा, उसके बाद इसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है वो इतने बड़े कांग्रेस के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे अहम इसमें ये रहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने एक जरूर जो है वो राजनीतिक खेल रचा, और इस दौरान जो है वो कर्मचारियों को अपना वोट बैंक बनाने का जरूर कांग्रेस ने प्रयास किया। और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बड़ी बात जो है वो कही है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ओपीएस की बहाली जो है वो की जाएगी। और दूसरी तरफ से अगर हम राज्य सरकार की बात करें कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस पर क्या प्रोसेस शुरू किया क्या है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि फाइनेंस को राज्य सरकार ने कहा था कि वो ओपीएस की बहाली को लेकर किस तरह से बहाल किया जा सकता है, दूसरे राज्य जिन्होंने बहाल किया है वहां पर किस तरह का प्लानिंग जो है प्रोसेस वहां पर शुरू किया क्या है, इसकी स्टडी करने को कहा था। लेकिन अभी तक जो है वो फाइनेंस के अधिकारियों द्वारा ओपीएस की बहाली को लेकर फिलहाल इसी तरह कोई भी फाइनल प्रपोजल जो है वो बनाया नहीं गया है। हालांकि सरकार जो है वो अपने बजट को देखते हुए ओपीएस को बहाल भी करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से जिस कंपनी में कर्मचारियों का पैसा दिया गया था, कर्मचारियों का पैसा जमा करवा दिया गया था, वो कंपनी अभी कर्मचारियों का पैसा देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो है वो कंपनी ने पैसा लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है वो सरकार पर जरूर आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार जो है इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि अगर कर्मचारियों को बेनिफिट देना है और आने वाले समय में अगर कर्मचारियों का वोट बैंक सरकार को लेना है तो यहाँ पर ओपीएस की बहाली बेहद जरूरी सरकार के लिए है। और आने वाले समय में सरकार इस पर जो है वो कोई ना कोई प्लान जल्द कर सकती है, ये कहा जा रहा है। और इस पर जो है प्लानिंग के साथ ही जो है वो ये कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों की स्टडी के लिए भी अब कई अधिकारी बाहर जाएंगे और ओपीएस की बहाली को लेकर जो है वो प्लान यहाँ पर तैयार करेंगे। और इसी की तरह जो है वो आगे दूसरी खबर पर हम आपको अपडेट देते हैं आउटसोर्स को लेकर। तो आउटसोर्स में यहाँ पर पिछले कल भी बैठक हुई, और उस बैठक में जो है आउटसोर्स के कर्मचारियों को किस तरह से सरकारी विभाग में मर्ज किया जाना है, किस तरह से उन्हें सरकारी व्यवस्था के अंडर लाना है, कई चर्चाएं इस पर चल रही है। कई मंत्रियों के साथ बैठक हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। और अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए अब सरकार जो है वो एक दूसरा रास्ता भी अपनाएगी, यानी कि कैबिनेट की बैठक जब भी होगी तो इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए पूरा डाटा यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा। और सरकार को दो तरह के प्रपोजल यहाँ पर सब कमेटी को सौंपने होंगे, ताकि सरकार बाद में किसी भी तरह का लिटिगेशन का जो मामला है वो सामने ना आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आउटसोर्स पर सवाल उठ रहे हैं, मैटर कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए सब कमेटी को कहा गया है कि लीगली भी एडवाइस इस पर ले ली जाए, और उसके बाद जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए प्रपोजल बनाया जाए, और उनके लिए क्या जो बेनिफिट है वो दिया जा सकता है आने वाले टाइम में, उस पर जो है वो सरकार को अंतिम प्रपोजल कैबिनेट में सौंपा जाए, ताकि उस पर कोई ना कोई
कोई डिसीजन सरकार जो है वो ले सके। और इसी के साथ जो है यहाँ पर दूसरी खबर की अगर हम बात करें, यहाँ पर JOIT 556 की बात करें तो JOIT 556 का मैटर आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था और इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़रें यहाँ पर अभ्यर्थियों की थी कि आज इस पर कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन JOIT 556 की सुनवाई जो है वो फिर से टल चुकी है। पैरवी के लिए कोर्ट में आज अधिवक्ता पेश नहीं हुए और अगली सुनवाई 25 जुलाई को यहाँ पर निर्धारित की गई है। और इसी तरह से शास्त्री पोस्ट कोड 813 की अगर बात करें तो इस पर जो है वो आज न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व बरोवालिया की डबल बेंच में सुनवाई हुई और सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि एनसीटी के निर्देशों का पालन करना जो है पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। और कोर्ट ने हालांकि इसके लिए अलग से शपथ पत्र देने के निर्देश जो है वो सरकार को दिए हैं। और यहाँ पर जो है वो ये भी कहा गया सरकार की ओर से कि टीजीटी साइंस जिस तरह से कहा गया कि फिलहाल जिस तरह से टीजीटी भर्ती के लिए बीएड कंपलसरी है, शास्त्री की भर्ती जो है वो पहले इस तरह से नहीं होती थी, उसमें बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं होती थी। तो तमाम जो है ये सारी दलीलें आज हाईकोर्ट में सुनी गई, लेकिन उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट ने ये निर्देश अब सरकार को दिए हैं कि अगर एनसीटीई की गाइडलाइन मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे में जो है वो अलग से शपथ पत्र इस पूरे मामले को लेकर दिया जाए ताकि आगे जो है वो अंतिम फैसला लिया जा सके। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से पिछले दिनों ये निर्देश सरकार को दिए गए थे कि शास्त्री जितने भी टीचर्स सरकारी स्कूलों में हैं उनमें से कितने शिक्षकों ने बीएड की है और कितने ऐसे टीचर्स हैं जो बिना बीएड के लगे हैं। और उसके बाद से जो है वो शास्त्री भर्ती हिमाचल प्रदेश में लटकी हुई है। हिमाचल प्रदेश के ऐसे 500 से ज़्यादा शास्त्री पास कमीशन अभ्यर्थी है जो कि अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अब जो है ये सुनवाई क्योंकि आगे के लिए टल चुकी है तो अब देखना ये होगा कि इस पर कब फैसला यहाँ पर लिया जाता है। और इसी तरह से अगर अगली खबर पर हम आपको अपडेट दें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो यहाँ पर सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। 6 माह में 1211 सड़क हादसे हुए हैं और बीते साल के मुकाबले 142 ज़्यादा हादसे जो है वो प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए हैं। खतरनाक ड्राइविंग व ओवर हादसे जो है वो इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। और इसी के साथ जो है वो स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स पर अगर हम आपको अपडेट दें कि क्या आदेश जो है वो राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं स्कूल प्रिंसिपल्स को, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और इन कोविड के मामलों को बढ़ता देख जो है वो अब स्कूल प्रिंसिपल्स और शिक्षकों को अलर्ट किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि अब जो है वो एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दे। जिन भी छात्रों को कोविड के लक्षण है उनके सैंपल्स लिए जाए और एहतियातन जो है वो उन्हें घर भेज दिया जाए, कुछ टाइम के लिए उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए ताकि दूसरे छात्र जो है वो इससे संक्रमित ना हो। और इसी तरह से कैबिनेट बैठक पर बताएं तो कैबिनेट बैठक को लेकर जो है वो बड़ा बदलाव हुआ है। इससे पहले 20 जुलाई को कैबिनेट बैठक राज्य सरकार की ओर से रखी गई थी, लेकिन अब इस बैठक में बदलाव करते हुए ये बैठक जो है वो इसी महीने होगी, लेकिन 20 जुलाई के बाद जो है वो सरकार इसकी अलग से डेट फाइनल करेगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्स को लेकर और यूजीसी पे स्केल को लेकर वित्तीय विभाग से पूरा डाटा मांगा गया है और इस पर क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन होना संभावित है, लेकिन सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि पहले इस पर पूरी प्लानिंग बनाई जाए और इसीलिए जो है वो इस बैठक को थोड़ा डिले कर दिया गया है। और अब जो है वो 20 जुलाई के बाद ये क्लियर होगा कि आखिर जो है वो कब हिमाचल सरकार की अगली कैबिनेट बैठक होगी। तो क्योंकि अब इन बैठकों का कैबिनेट बैठकों का जो दौर है वो इस तरह से होगा, क्योंकि इन बैठकों में अब कोशिश ये सरकार की ओर से की जा रही है कि कर्मचारियों के मुद्दे हो या फिर आम जनता के मुद्दे हो, उन सभी मुद्दों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और यही वजह है कि अब कैबिनेट की बैठक जो पहले 20 जुलाई को होने वाली थी वो अब कब होगी इसकी डेट फाइनल अभी सरकार ने नहीं की है, लेकिन जल्द जो है वो इस बैठक की डेट फाइनल हो जाएगी जब फाइनेंस की ओर से इस पर पूरा मैटर जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा क्योंकि मुख्य सचिव आर डी धीमान ने अपना कार्यकाल जो है वो संभाल
संभाल लिया है और उनकी अध्यक्षता में ये पहली बैठक है। और आज भी ये निर्देश जो है मुख्य सचिव की ओर से गए हैं कि जितने भी सरकारी विभाग है वो अपने अपना एजेंडा भेजे कैबिनेट के लिए कि कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं, स्कीम्स है जो कैबिनेट से मंजूरी जिनमें दिलवानी है। तो ऐसे में जो है वो थोड़ा समय यहाँ पर विभागों को दिया गया है और अगली जो भी कैबिनेट होगी काफी महत्वपूर्ण कर्मचारियों के एंगल से मानी जा रही है कि इसमें कर्मचारियों के जितने भी यहाँ पर मसले हैं लंबे समय से लटके हुए हैं उन पर कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। और आपके जितने भी सवाल है वो हमें यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। कोशिश हम करें कि आपके सवालों को हम ले। और आज राष्ट्रपति का चुनाव भी था। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग हुई है और इस दौरान जो है वो क्रॉस वोटिंग को लेकर भी आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है वो क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हुई है। और हालांकि इस पे कितना जो दावा है वो सही है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ। दोपहर तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया था। भाजपा के कुल 43 और 2 निर्दलीय ने इस बार वोट किया है। इसमें कांग्रेस के 22, माकपा के 1 विधायक ने वोट डाला और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी विधानसभा में ही जो है वो वोट की प्रक्रिया को पूरा किया है। विधायकों के 1 वोट की वैल्यू जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में 51 होती है और क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो उसका आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपके कुछ एक सवाल ले लेते हैं जिसमें कि मैं देख रही हूँ कि अभी भी यहाँ पर जो है वो सवाल किए जा रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों का, जिसमें टीजीटी पदनाम की नोटिफिकेशन को लेकर। तो फिलहाल इसका प्रोसेस अभी शुरू हुआ नहीं है। जैसे इस पर कुछ होता है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। और मनु शर्मा ओपीएस को लेकर बोल रहे हैं। और शिवांश शर्मा एनी अपडेट 1 ईयर कॉलेज रिजल्ट, फर्स्ट ईयर कॉलेज रिजल्ट की अगर आप बात करें तो अभी इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही एचपू से रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आती है तो आपको शिवांश जी हम ज़रूर बताएंगे। और रणदीप शर्मा ये इनका सवाल है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कर्मचारियों का। ये मुद्दा जो है वो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, लेकिन इस पर जैसे ही कुछ अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर जो है वो फाइनेंस में मैटर अभी तक लटका हुआ है। आचार्य पीयूष कांत शर्मा व्हाट अबाउट शास्त्री पोस्ट कोड 813। तो आचार्य पीयूष जी हमने आपको बता दिया कि 813 पोस्ट कोड का जो मैटर है वो कोर्ट में आज लगा था। यहाँ पर डबल बेंच में ये सुनवाई हुई और इसमें जो है वो अलग से शपथ पत्र दायर करने को कहा गया है एनसीटी की गाइडलाइंस को लेकर कि क्यों जो है वो यहाँ पर एनसीटीई की जो रूल्स है वो मानना शास्त्री भर्ती में ज़रूरी नहीं है। इसको लेकर अलग से शपथ पत्र मांगा गया है और अब इसकी सुनवाई जो है वो अगली डेट पे होगी और इस पर अगर कोई डिसीजन होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज सुनवाई ज़रूर हुई, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट की ओर से आज JOIT माफ़ कीजिएगा शास्त्री पोस्ट कोड पर जो है वो नहीं लिया गया है और इस पर अगली सुनवाई कब होगी ये भी अभी फाइनल कोर्ट की ओर से नहीं किया गया है। तो ये हमने आपको बता दिया शास्त्री पोस्ट कोड 813 पर। और चमल चौहान जी बोल रहे हैं सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इस मैटर को लेकर भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अर्जुन शर्मा जस्टिस फॉर आउटसोर्स कर्मचारी आउटसोर्स पॉलिसी। तो बिल्कुल आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर सरकार जस्टिस करने की तैयारी कर रही है, इसीलिए पॉलिसी को लेकर जो है वो अब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कब जो है वो पॉलिसी बनती है वो आने वाला समय बताएगा। रोशन हमारे साथ जुड़े हैं। आशा पांडे हैं व्हाट अबाउट एनटीटी अपडेट। तो एनटीटी अपडेट अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है, ठंडे बस्ते में ये मामला भी जा चुका है। और कमल सिंह राठौर व्हाट अबाउट द आरएनपी रूल्स ऑफ न्यू पे स्केल फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो अब कमल जी हमने कहा कि ये मैटर जो है फिलहाल क्योंकि फाइनेंस के पास फंसा हुआ है और इस पर अभी तक फिलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है, जैसी कोई अपडेट होगी हम आपको ज़रूर देंगे। और आउटसोर्स पर VS भी आउटसोर्स पर सवाल कर रहे हैं। शारदा शर्मा एनी अपडेट रिगार्डिंग पे एनिमली ऑफ आयुष फार्मासिस्ट को लेकर। तो इस पर फिलहाल कोई अभी किसी भी तरह की अपडेट नहीं है, जैसे ही कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।
सचिन दत्ता, कैबिनेट का क्या हुआ, एनी चेंज ऑफ डेट? तो हमने आपको बता दिया कि कैबिनेट की बैठक जो पहले 20 जुलाई को होनी थी वो अब 20 जुलाई को नहीं होगी, आगे इसकी डेट को रखा गया है। तो ये तमाम सवाल है। कमल सिंह राठौर, रजनी सूद टीजीटी की पोस्ट कब भरेंगे? तो टीजीटी की पोस्टों को लेकर लिस्ट सरकार के पास गई है, जैसे अप्रूवल सरकार से मिलेगी तो ये कमीशन के माध्यम से जो है वो इन पदों को भरा जाएगा। सुलजल सकलानी टीजीटी हिंदी पदनाम को लेकर ये पूछ रहे हैं। अरुणा पठानिया है। तमाम हमारे दर्शक हैं, इनके सवाल जो है वो वही है एम्प्लॉयज़ को लेकर। तो हम आपको ज़रूर जो है आपके जितने भी सवाल हैं इनके जवाब हम आपको देंगे। लेकिन जैसे कोई अपडेट आउटसोर्स या ओपीएस का मुद्दा जो है इस समय हिमाचल में गर्मा चुका है, आप इसका कितना फेवर करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे हिमाचल दस्तक।